ये बात तो हम सब जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन हिस्ट्री का सबसे बड़ा जीनियस था। इतना जीनियस कि वो अकेला ही हजारों साइंटिस्ट से ज्यादा दिमाग लड़ा सकता था। जो चीज हम इंसान सोच भी नहीं सकते वो चीज अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सोची भी, समझी भी और जानी भी, और उसको पूरी दुनिया के लिए आसान भी बनाया। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी और रिलेटिविटी और फोटो इलेक्ट्रिविटी इफेक्ट को बनाकर पूरी दुनिया को हैरान और परेशान छोड़ दिया था, और इसकी वजह से ही इनको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। अल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल सोचने और समझने की शक्ति को देखकर लोग समझते थे कि इसके पास स्पेशल ब्रेन है जो हमारे आम इंसानों से काफी ज्यादा विकसित है। इस बात का अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी अंदाजा था, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उनके मरने के बाद उनकी बॉडी के किसी भी हिस्से पर रिसर्च की जाए। हालांकि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि उनके मरने के बाद उनकी बॉडी को जलाकर राख कर दिया जाए, लेकिन फिर वही हुआ जिसका आइंस्टाइन को डर था। 3 अप्रैल 1955 को जब उनका देहांत हुआ तो ऑपरेटिस के लिए, यानी कि जो डॉक्टर मौत की वजह जानने के लिए आया, उसने चुपके से आइंस्टाइन का दिमाग निकाल लिया, क्योंकि वो ये जानने के लिए उत्सुक था कि दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट के दिमाग में ऐसा क्या खास है। दोस्तों, आइंस्टाइन का दिमाग चुराने वाले डॉक्टर थॉमस हार्ली थे। इनको अपने साथ होने वाले अंजाम से ज्यादा इस ब्रेन को स्टडी करने में ज्यादा दिलचस्पी थी, लेकिन जब हॉस्पिटल डिपार्टमेंट को उनकी इस हरकत का पता चला तो डॉक्टर को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। लेकिन डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन के बेटे हंस अल्बर्ट जैसे कैसे करके ये परमिशन लेने में कामयाब हो गए कि वो उनके बाप के दिमाग पर स्टडी करके दुनिया को ये बताना चाहते हैं। इस दिन से शुरू हुआ ब्रेन का एक लंबा सफर। डॉक्टर हार्वी एक पैथोलॉजिस्ट थे जो सिर्फ पोस्टमार्टम करना जानते थे। ये सिर्फ उनका एक ख्याल था कि वो इतने बड़े जीनियस के दिमाग पर रिसर्च कर पाएंगे। अब कंडीशन ये थी कि डॉक्टर हार्ली अपनी जॉब से भी हाथ धो बैठे थे और अपने पैथोलॉजिस्ट का ओहदा भी। आइंस्टाइन का दिमाग जो डॉक्टर हार्ली पहले ही प्रिजर्व कर चुके थे, वो इसको लेकर पेंसिल्वेनिया के शहर ले गए, जहां उन्होंने ब्रेन की कई फोटोज ली और फिर 240 छोटे छोटे पीसों में 240 पीसों को अलग अलग प्रिजर्व कर कर अपनी बेसमेंट में छुपा दिया। इसी बात को लेकर डॉक्टर हार्ली का उनकी वाइफ के साथ आए दिन ही झगड़ा होता रहता था, क्योंकि उनकी बीवी अक्सर ही धमकी देती रहती थी कि वो इस ब्रेन को उठाकर बाहर फेंक देगी। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों पति पत्नी को डिवोर्स लेकर अलग होना पड़ा। उसके बाद डॉक्टर हार्ली ब्रेन लेकर पेंसिल्वेनिया के शहर विचिटा चले गए, जहां वो एक मेडिकल टेस्टिंग लैब में मेडिकल सुपरवाइजर की नौकरी करने लगे, जहां वो अपने फ्री टाइम में आइंस्टाइन के दिमाग पर खूब स्टडी करते। इसके बाद वो कई जॉब छोड़कर अलग अलग शहरों में इस ब्रेन को लेकर घूमते रहे। कई साल गुजर चुके थे, लेकिन डॉक्टर हार्ली आइंस्टाइन के दिमाग पर कोई खास रिसर्च ना कर सके। उल्टा उनका मेडिकल लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया गया। नौबत जहां तक आ गई कि उनको एक प्लास्टिक फैक्ट्री में जॉब स्टार्ट करनी पड़ी। तभी उन्होंने एक अच्छा फैसला किया कि वो इस ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को दुनिया भर में बेस्ट दिमाग के डॉक्टरों के पास भेजेंगे। फिर उन्होंने ऐसा ही किया। सन 1955 में ब्रेन चोरी होने के 30 सालों के बाद 1985 में पहली बार आइंस्टाइन के दिमाग पर एक स्टडी पब्लिश की गई। इसके बाद अगले 28 सालों तक दुनिया भर के कई बेस्ट डॉक्टर ने स्टडी पब्लिश की। इसमें बताया गया कि आइंस्टाइन का दिमाग एक आम इंसान के दिमाग से बहुत ज्यादा डिफरेंट था। सबसे बड़ा डिफरेंट ब्रेन के कॉर्पस क्लोमन नामी के हिस्से में पाया गया। अब जहां ये जानना जरूरी है कि इंसानी ब्रेन 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होता है। इंसान जो भी काम करता है वो पहले ब्रेन के एक हिस्से में प्रोसेस होता है, फिर वो ब्रेन अपनी बॉडी को वो सिग्नल देता है। जबकि लेफ्ट ब्रेन हमारे राइट हिस्से को कंट्रोल करता है और राइट ब्रेन जबकि हमारे लेफ्ट हिस्से को कंट्रोल करता है। इसके अलावा 90% इंसानों का लेफ्ट ब्रेन बोलने, समझने और कैलकुलेशन करने, लिखने यानी कि लिखने के दौरान काम करता है, जबकि राइट ब्रेन के पास ग्रेविटी, शेप्स को पहचानने और रंगों को पहचानने की ताकत होती है। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि इन सब में कॉर्पस क्लोमन का क्या काम है।
आप सोचें कि आप कीबोर्ड या मोबाइल पर टाइपिंग कर रहे हैं, इसके दौरान आपके दोनों हाथ काम कर रहे होंगे। कुछ अल्फाबेट हमारा लेफ्ट हैंड टाइप कर रहा है और कुछ राइट हैंड। टाइपिंग के दौरान आपके लेफ्ट हाथ से कोई मिस्टेक हुई और आपने अपना फौरन राइट हैंड इस्तेमाल कर उस मिस्टेक को ठीक किया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे राइट ब्रेन में कोई मिस्टेक हुई, उसने अपने लेफ्ट ब्रेन को फौरन सिग्नल देकर उस मिस्टेक को ठीक किया। ब्रेन के दोनों हिस्से जिस चीज पर काम करते हैं उसको कॉर्पल कॉलमस कहते हैं और आइंस्टाइन का कॉर्पल कॉलमस आम इंसानों से काफी ज्यादा बड़ा था। इसका साफ साफ मतलब ये है कि उनका लेफ्ट और राइट ब्रेन का आपस में बहुत ही ज्यादा तालमेल था। इसी वजह से आइंस्टाइन अपने एक ही टाइम में काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स और सिचुएशन को इमेजिन कर सकते थे। आइंस्टाइन के ब्रेन का कॉलमस बड़ा होने के अलावा उनके ब्रेन का पैटर्न्स भी आम इंसानों से काफी डिफरेंट था। इसकी वजह से रिसर्च का मानना है कि न्यूरॉन का फ्लो काफी बेहतर था। न्यूरॉन के अच्छे फ्लो होने का मतलब है कि इनके मैथमेटिक्स की पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग होगी। आइंस्टाइन अपने मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को बगैर कॉपी और पेन के अपने दिमाग में ही सॉल्व कर लेते थे। न्यूरॉन ज्यादा होने की एक रिसर्च में ये भी वजह बताई गई। जब आइंस्टाइन के ब्रेन का वजन किया गया तो उसके ब्रेन का वजन 1230 ग्राम था, जबकि आम इंसानों का ब्रेन का वजन 1400 ग्राम होता है। रिसर्चर का मानना है कि इनके ब्रेन की लाइनिंग काफी पतली थी, इसकी वजह से इनमें ज्यादा न्यूरॉन पाए जाते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही ही था कि आइंस्टाइन अपने इसी ब्रेन के साथ पैदा हुए थे या फिर इनके पैदा होने के बाद इसमें चेंजेस आना शुरू हुई। जांच में ये पता चला कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जब पैदा हुए थे तो वो पूरे 5 सालों तक बोल नहीं सकते थे, जबकि दूसरे बच्चे 2 या 3 साल की उम्र में बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया तब भी वो ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते थे, वो हमेशा अपनी सोचों में ही खोए रहते थे। उनके पास चीजों को मेमोराइज करने की पावर काफी कम थी, जहाँ तक कि उनको सिंपल मैथ के टेबल याद करने में भी काफी मुश्किल होती थी, क्योंकि वो मैथ और सिंपल नंबर्स को लॉजिकल तरीके के साथ याद करने में माहिर थे, ना कि रट्टा मारने में। स्कूल के टाइम आइंस्टाइन बाकी सभी सब्जेक्टों में फेल होते थे, सिर्फ मैथ और साइंस ही वो सब्जेक्ट थे जिसमें वो सबसे ज्यादा नंबर लेकर पास होते थे। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन सिर्फ 12 साल के थे तो इनके फैमिली टीचर अपनी जियोमेट्री की बुक इनके पास भूल गए। हैरतअंगेज तरीके से सिर्फ एक ही दिन में आइंस्टाइन वो पूरी बुक पढ़कर अपने जियोमेट्रिक्स के पूरे कॉम्प्लेक्स क्लियर कर बैठे। ना सिर्फ इतना, वो सिर्फ 14 साल की उम्र में ही इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल कैलकुलेशन के मास्टर बन चुके थे। मैथ और साइंस में इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप थी कि जब वो क्लास में कोई सवाल पूछते तो प्रोफेसर घबराने लगते थे, क्योंकि आइंस्टाइन के सवाल अक्सर टीचर के ऊपर से ही गुजर जाते थे। छोटी सी उम्र में ही वो इस यूनिवर्स के रॉस को एक छोटी सी इक्वेशन में बंद करना चाहते थे और यही उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। 26 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने 4 रिसर्च पेपर पब्लिश कर पूरी दुनिया को हैरान कर डाला। इसी वजह से उनको पीएचडी की डिग्री और ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ज्यादा सहयोग देने की वजह से उनको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा लें, आज भी अल्बर्ट आइंस्टाइन की उन खोजों के बिना साइंस बिल्कुल अधूरी है। फिर डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने ये नतीजा निकाला कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग उनके पैदा होने के बाद स्पेशल बना था। तो सबसे बड़ी वजह ये थी, जब उनको अपने सवाल का कोई जवाब नहीं मिलता था तो वो अपने दिमाग से उस सवाल को सॉल्व करने में लग जाते थे। छोटी उम्र से ही ऐसा करने से इनका ब्रेन उसी हिसाब से डेवलपमेंट होता गया। आज भी आइंस्टाइन का ये ऑनरी एक्स्ट्रा ब्रेन अमेरिका के द माटा म्यूजियम में मौजूद है, जिसको बड़ी हिफाजत से प्रिजर्व करके रखा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसी ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ, तो मिलते हैं नई वीडियो में।